हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है तैयारी? क्योंकि डेट अभी नहीं आया है तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप अभी ढीले हो गए, लेकिन बिल्कुल ढीला होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, सीट बहुत ज़्यादा है और समय आपके पास पर्याप्त है। तो फिर ये कसर नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरे को समय नहीं मिला। आपके पास पर्याप्त समय है, आप उसका सही तौर पर इस्तेमाल करो। मैं पिछले क्लास में आपको सेकेंड सेक्शन जो है सेक्शन 2 भारतीय प्रशासन, उसके बारे में कुछ बतला रहा था, उसे को आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा लास्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑडियो तो चला गया, वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मैं उसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूंगा और कोशिश करूंगा आगे इस तरह की दिक्कत ना हो। जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय प्रशासन जो है वह कह सकते हो कि वह विरासत, समझ रहे ना, परंपरा और परिवर्तन का प्रतिफल है। भारतीय प्रशासन क्या हुआ? परंपरा और परिवर्तन का प्रतिफल है। इट्स आउटकम ऑफ ट्रेडिशन एंड चेंज, समझ रहे हैं? तो जो परंपरा है वह विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ है और परिवर्तन जो हुआ वह पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के आलोक में संपन्न हुआ है। तो भारतीय प्रशासन में आप देखोगे कि दोनों चीज मिलेंगे। कुछ चीजें जो विरासत से वर्षों से चले आ रहे हैं और कुछ चीजों को हमने बाद के वर्षों में अपनाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि जो ग्राम पंचायत हुआ वह भारत के सबसे पुराने संस्थाओं में एक हुआ और जो लोकपाल हुआ वो स्वीडन की व्यवस्था से हमने अपनाया। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय प्रशासन उतना ही पुराना है जितना पुराना राज्य व्यवस्था है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर देखा जाए तो इस पर कोई दो मत नहीं है कि उस समय भी एक उपयुक्त और प्रभावी शासन व्यवस्था अस्तित्व में था। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। यस, लेकिन अभी जो भारतीय प्रशासन है अगर उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारतीय प्रशासन के मौजूदा स्वरूप पर मूल्यों का सिलसिला तो सदियों पुराना है। बहुत सारे वैल्यू सिस्टम जो आज भारतीय प्रशासन में देखते हैं वह मौर्य काल, मुगल काल सभी में मिलते हैं और कुछ जो है जो मौजूदा ढांचा जो आप केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन को देखते हो ये ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुआ। तो कोई दो मत नहीं है कि मूल्यों का सिलसिला सदियों पुराना है, लेकिन ढांचा जो है ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुआ। भारतीय प्रशासन की संरचना जैसे आपका सबसे केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन वगैरह आज ही नहीं बल्कि ब्रिटिश काल में, मुगल काल में, मौर्य काल में, सभी काल में किसी न किसी रूप में रहे हैं। जिसको आप बजट कहते हो, जिसको भर्ती कहते हो, ये सब व्यवहार भी आज नहीं, आज से बहुत पहले मुगल काल और मौर्य काल में भी देखने को मिलता है। उस समय वार्षिक अनुमान पत्र कहते थे मौर्य काल में बजट को। क्लियर है? उसी प्रकार आप देखते हो कि जो मूल्य प्रणाली है, जैसे आज हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन कोई आज नया नहीं है, या फिर नकारात्मक मूल्य अगर भ्रष्टाचार की बात ही बोलो तो वो भी कोई नया नहीं है। खुद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय प्रशासन में भी भ्रष्टाचार था। समझ रहे थे? ये सुशासन जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या फिर राजा राज्ञान सुखे प्रजान सुखे, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। समझ रहे? ये सब जो स्टेटमेंट दिया गया है तो ये मौर्य प्रशासन में, मुगल काल में जो आप देखते हो सुलेह कुल, खासतौर पर अकबर के शासन काल में, वो सब भारतीय प्रशासन में किसी न किसी रूप में हमेशा रहा। तो मैं थोड़ा सबसे पहले ब्रीफ में बतला दूं कि मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, फिर आगे मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पहले क्लास में बतला चुका, फिर भी उसको थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। मौर्य काल के बारे में अगर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इतिहास के बच्चे से काफी उम्मीद किया था, जिनका पब्लिक एड और इतिहास दोनों रहा हो बैकग्राउंड, उससे जरूर पूछा जाएगा कि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बतलाइए। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, इसमें कितने भाग थे, समझ रहे हैं? अर्थशास्त्र की परिभाषा कौटिल्य ने क्या दिया है,
मंडल का सिद्धांत क्या है, सप्तांग सिद्धांत क्या है, कौटिल्य ने राजा के जो 8 पहर दिन और 8 पहर रात का व्याख्या क्यों और क्या किया है, तो ये सब पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने राजा के बारे में बताया है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित होता है, और आज वैलिड है या नहीं वैलिड है, क्योंकि आप देखते हो ये यूपीएससी में भी एक दफा क्वेश्चन आया था और पूछा गया था, तो इसको आप जरा देख लेना, ठीक है। तो सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, अर्थशास्त्र की परिभाषा, कौटिल्य कितने भाग में कितने कितने क्या क्या चीज के व्याख्या करता है, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, प्रांत प्रशासन वगैरह के। पाटलिपुत्र नगर पालिका के बारे में जरूर देखना, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर पालिका जो है वह हमारे बिहार से ताल्लुकात रखता है, और उस समय नगरीय शासन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। 30 सदस्यीय परिषद था, 4 वार्डों में बटा हुआ था, 6 समितियों के माध्यम से काम करता है, जो आज देखते उसी रूप में काम करता है पटना नगर निगम। समझ रहे, तो इसको जरा आपको बेहतर ढंग से देख लेना चाहिए। समझ रहे, ग्रामीण व्यवस्था में प्रधान ग्रामीण कहलाता था वगैरह, जिसकी तुलना वर्तमान मुखिया से की जा सकती है। जो आप देखते हो समाहरणालय, समाहर्ता पद जो देखते हो मौर्य काल में था, और सन्निधाता, समाहर्ता राजस्व संग्रह करता था और सन्निधाता था जो उसको रखता था। तो वर्तमान में आप देख लो कि जो राजस्व बोर्ड हो गया, वित्त मंत्रालय को, आरबीआई को रख लो, सन्निधाता हो गया, और समाहर्ता कलेक्टर को अभी भी हम लोग कहते हैं कि नहीं। सो दिस इज बेसिक पॉइंट, उसको जरा आपको एक बार देख लेना चाहिए। क्लियर है। तो जैसे कौटिल्य ने अपने राजा को इतने नैतिक मूल्यों से क्यों समाविष्ट किया है वगैरह वगैरह, इस चीज को आपको जरा देख लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं मुगल काल में। मुगल काल और मौर्य काल में तुलना अक्सर पूछा जाता है, खासतौर पर आईने अकबरिया, अकबरनामा जो अब्दुल फजल ने लिखी है, अब्दुल फजल ने, और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बीच में कंपेयर करने के लिए कि दोनों में मतलब क्या समानता हो सकती है। जैसे आप देखते हो दोनों राजा के बारे में लिखा गया है, एक अशोक के बारे में, कौटिल्य के शासन के मौर्यकालीन शासन के बारे में लिखा गया, एक मुगल कालीन शासन के बारे में लिखा गया। एक में अशोक का धर्म का, खासतौर पर हम लोग मतलब अशोक का धर्म हम लोग मौर्य काल में देखते हैं, और मुगल काल में धर्म अशोक का, अकबर का सुलह कुल देखते हैं। आईने अकबरी का अर्थ क्या होता है, अकबरनामा कितने भागों में बटा हुआ है। फिर मुगल काल में बहुत सारा जो खासियत था, मनसबदारी व्यवस्था किसे कहते हैं, आपराधिक व्यवस्था या फौजदारी व्यवस्था कैसा था, अकबर जहांगीर के काल में जो न्याय का जंजीर बनाया गया था उसे क्या कहते हैं, फिर बादशाह सब कैसे कहाँ से निर्मित हुआ है वगैरह वगैरह। ये इतिहास और पब्लिक एड के बच्चों से पूछा जा सकता है, और जिन्हें केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे जनरली यही पूछा जा सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था, चूंकि वह सिविल प्रशासन और सैनिक प्रशासन का मिला जुला एक अनोखा प्रयोग था, जिसमें सवार और जात के आधार पर प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। लोगों को, सैनिकों को, मतलब मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखना होता था, तो युद्ध के समय राजा को या बादशाह को सहायता करते थे, बदले में बादशाह उसे क्या देता था, वो राजस्व देता था या भूमि का पट्टा देता था, जिसे वह संग्रह करते थे। तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप जरा देख सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आप देख सकते हो मुगल प्रशासन का भारतीय प्रशासन पर क्या योगदान पड़ा, जो लिखित अभिलेख प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, ये सब मुगल काल में ही डेवलप हुआ। अभी भी देखते हैं न्याय प्रशासन में बहुत सारा शब्दावली मुगल कालीन है, अभी भी बहुत सारा देखते होंगे राजस्व प्रशासन में बहुत सारा व्यवहार मुगल कालीन है। न्याय प्रशासन में देखते हो दीवानी, फौजदारी वगैरह की जो बातें की गई है वह मुगल काल में ही डेवलप हुआ। उसी को ब्रिटिश आगे कंटिन्यू रखे और फिर उसको कॉडिफाई कर दिया, जो आईपीसी सीआरपीसी कहलाया। तो इस चीज को आपको जरा बेहतर ढंग से देख लेना चाहिए, समझ रहे हैं। फिर ब्रिटिश काल का तो खैर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ब्रिटिश काल का इम्पोर्टेंस ज्यादा होने का कारण ये है कि जो भारतीय प्रशासन का मौजूदा ढांचा है
वह ब्रिटिश शासनकाल में ही विकसित हुआ। आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी, शासन करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन भारत में जो यहाँ का जो व्यवस्था था, बड़ा उपयुक्त उनको अवसर मिला और वे कालक्रम में देश के सर्वाधिक सशक्त राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता के रूप में स्थापित हुए। तो फिर इसमें देखना होगा 1600 से लेकर आपका 1773 तक या 72 तक किस तरह शासन रहा, 1773 से 1857 तक किस प्रकार, 1858 से 1935 तक किस प्रकार, ये आपको बतलाना होगा। फिर आपको बतलाना होगा रेगुलेटिंग एक्ट जितना आया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 में पीस इंडिया एक्ट, फिर 1793 में चार्टर एक्ट, 1813 में चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट, 1853 में चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट किसको कहते हैं? राज आज्ञा कहलाता था ना, राज आज्ञा, जिसके माध्यम से कंपनी को अगले 20 वर्षों तक शासन की अनुमति दी जाती थी, व्यापार की अनुमति दी, जिसको चार्टर एक्ट कहते थे, जो क्राउन द्वारा दिया जाता था। फिर भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1858 में आया, फिर 1919 में आया, फिर 1935 में आया। तो ये तीनों भारत सरकार अधिनियम का क्या विशेषता है? किस अधिनियम को अच्छे प्रशासन का अधिनियम, जैसे 1858 के भारत सरकार अधिनियम को अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम बहुत सारा आया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, 1892 में एक दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम, 1800 कह सकते हो 1909 में तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो ये सब जो है ना, सबके बारे में जानना होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम क्या था, भारत सरकार अधिनियम क्या था, चार्टर एक्ट क्या था। फिर आप देखते हो 1858 में जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय कहा जाने लगे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क हुआ, क्या तब्दीली हुआ 1858 में, जब कंपनी से शासन क्राउन ने अपने हाथों में लिया। फिर भारतीय शासन का या ब्रिटिश शासन का भारतीयकरण कैसे हुआ, भारतीय शासन का या ब्रिटिश शासन का लोक सेवा का भारतीयकरण कैसे हुआ, योग्यता प्रणाली के बारे में, वित्त प्रणाली, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन एक दफा बीपीएससी में अक्सर आता था। इन दिनों इस टॉपिक से क्वेश्चन आना रुक गया है, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका बैकग्राउंड इसी से। आप जिला प्रशासन देखो, आप स्थानीय प्रशासन, खासतौर पर नगरीय प्रशासन देखो, आप न्याय प्रशासन देखो, आप राजस्व प्रशासन देखो, आप केंद्रीय प्रशासन देखो, आप राज्य प्रशासन देखो, आप सचिवालय देखो, तो सब में जो मौजूदा ढांचा जब देखते हैं वह ब्रिटिश शासन काल में ही विकसित हुआ। तो जैसे केंद्र शासन की स्थापना कब हुई, केंद्रीय शासन की नींव कब रखी गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रांतीय शासन, तो जो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 3 प्रांतों में शासन करता था, तो प्रांतीय शासन की व्यवस्था उसी समय थी, समझ रहे हैं। फिर कहा जिला प्रशासन, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने जिला प्रशासन की नींव रखी। फिर कह सकते हैं लोक सेवा का कब से शुरुआत हुआ, तो कर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है और वारेन हेस्टिंग को लोक सेवा की नींव रखने वाला माना जाता है। फिर राजस्व प्रशासन 1753 में ही लिख सकते हो, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना हुई। 1810 में वित्त विभाग की स्थापना हुई। वही बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वित्त मंत्रालय बना। 1857 में महालेखा परीक्षक बना, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीएजी बना। तो ये सब जरा देख सकते हो। न्यायपालिका के बारे में बतलाओ, तो न्यायपालिका का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। कैसे? तो न्यायपालिका का विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की बात थी। 1793 में इनके द्वारा कर्नवालिस द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई। 1861 के भारत उच्च सरकार अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा सभी शहरों में या सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप देखते हो कि ये पूरा व्यवस्था 1860 में 61 में बोल सकते आईपीसी और सीआरपीसी का गठन किया गया। तो पूरा उसी का है कि नहीं। राजस्व प्रशासन जो 1772 से शुरू हुआ,
तो राजस्व प्रशासन का 1829 में कमिश्नर का पद बना, वगैरह वगैरह, तो देख लो, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ब्रिटिश प्रशासन को आप थोड़ा थॉरोली कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जाम स्टूडेंट का, हम लोग का बैकग्राउंड ब्रिटिश काल में डेवलप, और मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का जो सिविल सर्विस तैयारी करते हैं उनका हिस्ट्री भी रहता है, चाहे उन्होंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है या फिर एमए किया है या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल ले रखा है, तो ऐसा पब्लिक एड उनका बैकग्राउंड रहा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन पब्लिक एड से किया और ऑप्शनल हिस्ट्री रखा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इसका मतलब एमए पीएचडी वगैरह हिस्ट्री हो सकता है और पब्लिक एड से इंटरव्यू दे रहे हो, तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है तो जरा उसका बेहतर ढंग से ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है मौके बहुत। इसमें हमारा जो इतिहास बहुत इस मायने में रिच है और क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता हो आईसीएस के जनक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड मैकाले कहते हैं। तो भारत में आईसीएस की परीक्षा कब हुई? 1922 में हुई। सबसे पहले आईसीएस का परीक्षा 1855 में हुई। योग्यता प्रणाली कब लागू हुआ? 1854 में लागू हुआ। समझ रहे हैं? फिर आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय लोक सेवा जिसको विधायिका कहते हैं, केंद्रीय विधायिका का आगाज कब हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम में हुआ। 1853 के चार्टर अधिनियम में इसका विस्तारित किया गया। 1861 के भारतीय वर्ष में इसका भारतीयकरण किया गया। 1892 के चार्टर अधिनियम काउंसिल एक्ट में निर्वाचन की पद्धति आई, अप्रत्यक्ष था। और 1909 में संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की गई। 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की और द्विसदनीय व्यवस्था की गई। और 1935 में प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था कर दी, जैसे बिहार में भी देखते हो विधान परिषद और विधानसभा है। तो इस तरह से व्यवस्था मैक्सिमम चीज जो है हम लोग ब्रिटिश काल में देखते हैं वह भारतीय प्रशासन व ब्रिटिश शासन काल में हुआ। और बहुत सारे चीज भारतीय प्रशासन में जो हम देखते हैं वह मुगल काल और मौर्य काल में डेवलप और आज भी प्रचलन में बना हुआ है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ आया आपको? अब इस आपसे कोई पूछ सकता है, अच्छा बतलाओ ब्रिटिश शासन का स्वरूप कैसा था? तो ब्रिटिश शासन का स्वरूप थोड़ा अभिजात्यवादी था। ब्रिटिश शासन का स्वरूप जो था वो थोड़ा कह सकते हो नियामकीय उपनिवेशिक स्वरूप का था, जिसमें राजस्व संग्रह करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उपनिवेशिक हितों की रक्षा करना जैसे कुछ कार्य संपन्न होते थे। समझ रहे? इसमें जनता और प्रशासन के बीच दूरी होती थी। प्रशासन बंद व्यवस्था के जैसा था। समझ रहे हैं? और पुलिस राज्य स्वरूप था। प्रशासन का स्वरूप कैसा था? पुलिस राज्य के जैसा था। क्लियर है? न विकास नगण्य था। विकास उन्होंने जितना भी किया सब अपने हितों को ध्यान में रखकर किया। समझ रहे? तो ये सब जरा आपको देख लेना चाहिए। क्लियर? आईसीएस सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएएस बना और वही अभी अखिल भारतीय सेवा का पहला हुआ, आईपीएस दूसरा हुआ और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तीसरा हुआ। क्लियर? तो इसको जरा बेहतर ढंग से आपको देखना पड़ेगा, मुगल काल, मौर्य काल, ब्रिटिश काल वगैरह। कई दफा बीपीएससी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन के विकास पर भी क्वेश्चन 2 दफा आया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय प्रशासन में विकास हुआ, तो आपको केंद्रीय प्रशासन में क्या विकास हुआ, जिला राज्य प्रशासन में क्या विकास हुआ, जिला प्रशासन में क्या विकास हुआ, लोक सेवा में क्या विकास को थोड़ा आपको ना अलग से पढ़ लीजिए। जैसे केंद्रीय प्रशासन में देख लो कि केंद्रीय प्रशासन 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग थे, आज कितने विभाग और मंत्रालय हैं। समझ रहे हैं? उस समय क्या क्या चीज था, कौन कौन सुधार समिति अनुशंसा किया गया जिसको लागू किया गया, डेस्क प्रणाली कह सकते हो। और समझ रहे हैं? उसके बाद स्प्लिट सिस्टम वगैरह को पॉइंट टेन्योर सिस्टम को कालावधि प्रणाली कहते हैं, जो कर्जन के काल में शुरू हुआ। स्प्लिट प्रणाली क्या होता है? सचिवालय में देखा जाता है तो निर्धारण अलग होता है, क्रियान्वयन अलग होता है। सचिवालय अलग और निदेशालय अलग होता है। निदेशालय में क्रियान्वयन होता है जो सचिवालय के आधार से बाहर होता है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में निर्धारण और क्रियान्वयन एक ही एजेंसी एक ही जगह होता है। इन भारत में निर्धारण अलग होता है, क्रियान्वयन का अलग एजेंसी बने, इसको स्प्लिट सिस्टम कहते हैं। डेस्क सिस्टम किसको कहते हैं? ये सचिवालय में कार्य व्यवहार को तेजी लाने के लिए किया गया है। इसमें सक्षम अधिकारी के मतलब रूप में डेस्क बनाया जाता है, उनको पर्याप्त मात्रा में अधिकारी और कर्मचारी संसाधन प्रदान किया जाता है
और फाइल इधर उधर घूमने के बजाय सीधे वो डेस्क में जाता है और वहीं से काम होकर लौट जाता है। तो ये व्यवस्था बनाया गया जिसको डेस्क सिस्टम कहते हैं, जो 1973 में लागू किया गया है फर्स्ट ARC के अनुशंसा पर। तो इसको भी आपको चाहिए देख लेना, समझ रहे हैं। तो ये सब टेन्योर सिस्टम, डेस्क सिस्टम, टेन्योर सिस्टम कालावधि प्रणाली, इसको लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया। उसमें क्या था कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को एक निश्चित समय में योगदान देने के लिए केंद्रीय सचिवालय आना पड़ता था, फिर उन्हें लौट जाना पड़ता था, तो उसी को टेन्योर सिस्टम कहते थे, समझ रहे हैं। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो ऐसा इसलिए था कि क्षेत्र और मुख्यालय के बीच निरंतरता बना रहे, क्योंकि जो मुख्यालय में बैठे हुए उनको ये नहीं पता कि क्षेत्र में क्या समस्या है, और जो क्षेत्र में अधिकारी काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि मुख्यालय में बैठे जो नीति निर्माता उनके दिमाग में क्या है। तो इस दोनों के बीच निरंतरता बनाए रखने के लिए लॉर्ड कर्जन ने टेन्योर सिस्टम का उल्लेख किया था। क्लियर है, तो प्रावधान किया था जो आज ही बना हुआ है। क्लियर। तो हम लोग देखते फिर देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब क्या क्या भारतीय प्रशासन में जो होता है ना, जैसे भारतीय प्रशासन के प्रावधान, भारतीय शासन के या भारतीय संविधान वाला पोर्शन को जरा देख लेना, खास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला एस्पेक्ट है उसको जरा आपको देख लेना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो आपके रेलिवेंट टॉपिक हुआ, जैसे लोक सेवा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि से संबंधित क्या प्रावधान है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि से संबंधित क्या प्रावधान है, CAG से संबंधित क्या प्रावधान, क्योंकि ये सब ना आपके टॉपिक का हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चन बनता है और आपको इसका जवाब देना चाहिए, समझ रहे। आप जैसे पूछा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, तो जानना चाहिए ना आपको। किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये पूछा जा सकता है। किस अधिकार मतलब संसद का अंग है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, समझ रहे हैं। तो ये सब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संविधान का कौन सा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको बतलाना पड़ेगा। 53 हुआ, 74 हुआ, 78 हुआ, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन क्या है, और या किस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच संबंधों को प्रभावित करता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब टॉपिक को थोड़ा ठीक से कर लेना, जैसे क्वेश्चन बनता है। और आप पब्लिक एड के विद्यार्थी हो, लेकिन पब्लिक एड का बंदा ना भी हो तो उसको तो कम से कम जानना ही चाहिए। यू आर गोइंग टू इन सिविल सर्विस, और जो लोक सेवा में इससे बेसिक जानकारी नहीं होता कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। वीटो का अधिकार क्या होता है, राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो मिला, वो सब आपको देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सबको पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान और भारतीय संविधान की विशेषता में क्या फर्क हुआ। विशेषता तो कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, लिखित संविधान है वगैरह वगैरह, और प्रावधान उसमें आपातकालीन प्रावधान है, उसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान है, इसमें मौलिक अधिकार, यानी प्रावधान के आधार, समझ रहे हैं। जैसे केंद्र राष्ट्र, जब भारत का अब अनुच्छेद 1 कहता कि भारत राज्यों का संघ है, जैसे केंद्र राष्ट्र संबंध का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 11वां 12वां मतलब जो अध्याय उस भाग में आप देखते हो केंद्र राष्ट्र संबंध के बीच का डिटेल में व्याख्या किया गया कि नहीं। तो सब चीज को जरा आप देख लोगे कि संविधान का प्रावधान क्या है और फिर संविधान की विशेषता क्या है। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे पुराने मेंबर होते हैं, वो स्टूडेंट को जांच करने के लिए प्रस्तावना पूछ लेते हैं, कैसे मतलब भारतीय संविधान का प्रस्तावना पता है। अब होता क्या है कि पूरा प्रस्तावना तो कोई नहीं सुनेगा बोर्ड में, लेकिन आपको आता है कि नहीं आता ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं आता है तो खराब इंप्रेशन जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को ना प्रस्तावना संविधान का देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें उससे टॉपिक डायरेक्ट भी बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन के क्या मूल्य निर्धारित किया गया। भारत को संप्रभु, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके बारे में पूछा है। लोकतांत्रिक, समझ रहे, तो इसके बारे में कौन कौन सा इसमें जैसे समता, न्याय, सद्भाव, समझ रहे, ये सब की जो बात की गई, स्वतंत्रता, इस सब के बारे में भी क्वेश्चन पे कहाँ से लिया गया वगैरह वगैरह। क्या संविधान का प्रस्तावना उसका हिस्सा है या नहीं, उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, ये सब चीज बेसिक चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपको देख लें, संविधान का प्रस्तावना जरूर देख लीजिएगा, एक स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आजकल तो ऐसे भी देख रहे हो कि पिछले दिनों जो भारत में जो CAA, NRC वगैरह को लेकर जो पूरा हंगामा चल रहा था, सब लोग संविधान को ही लेकर घूम रहे थे।
तो संविधान तो लोगों के जहन में बना हुआ, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान पर, क्या भारत में संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पड़ गई है, क्या संविधान का अवहेलना हुआ है, वगैरह वगैरह। तो अपना आंसर उसी हिसाब से आपको बतलाना पड़ेगा। क्लियर है। फिर संविधान के अलावा और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे संसदीय लोकतंत्र हुआ, समाजवाद हुआ, साम्यवाद हुआ, साम्यवाद तो नहीं आता है लेकिन समाजवाद से जोड़कर से पूछता है, संघवाद हुआ, वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य हुआ, धर्म निरपेक्ष हुआ, जैसे में इस पर क्वेश्चन बनता है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, कब जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, समाजवाद क्या है, साम्यवाद से कैसे भिन्न है। फिर पूछा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र भारत क्यों अपनाया। क्या यूपीएससी में कई दफा क्वेश्चन आया कि भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर कोई दूसरे शासन व्यवस्था अपना लेना चाहिए। तो क्या आप सहमत है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र छोड़ दें और कोई दूसरे व्यवस्था अपना ले। ये उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत का संसदीय लोकतंत्र मतलब कह सकते हो समय के आधार कसौटी पर पूरी तरह जांचा परखा हुआ है और हमेशा खरा उतरा है। समझ रहे हैं, भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और बहुत सक्सेसफुली इतने व्यवस्था को काम किया, इतने विविधता, इतनी जटिलता, इतनी जनसंख्या को लेकर लोकतंत्र को मैनेज करना भारत के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है कि ये मतलब इतनी विविधता और विशालता को लेकर लोकतंत्र मेंटेन किए हुए। क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। इसमें विभिन्न धर्म जाति सबके लोग रह रहे हैं और कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है, समझ रहे हैं। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो इसको जरा आप देख लीजिए, संसदीय लोकतंत्र और देशात्मक लोकतंत्र में क्या फर्क हुआ। संसदीय लोकतंत्र में मंत्री जवाबदेहिता का सिद्धांत होता है, देशात्मक लोकतंत्र में सत्ता का पृथक्करण होता है। भारत, इंग्लैंड वगैरह में संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका में, श्रीलंका में देशात्मक लोकतंत्र, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो इसको जरा देख लीजिएगा। फिर आप इस पे देख लीजिएगा पंथ निरपेक्ष राज्य और समाज धर्म निरपेक्ष। तो भारत पंथ निरपेक्ष, क्योंकि पंथ धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ होते हैं और भारत में पंथ निरपेक्ष को सकारात्मक अर्थ में लिया गया है। कहा गया कि हर व्यक्ति को पंथ या अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने का अधिकार होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य लोगों को अपने धर्म मानने की अनुमति देगी, लेकिन राज्य के समस्त भी बराबर होंगे धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, धार्मिक कट्टरता पर अंकुश रखा जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, जरा देख लीजिएगा। फिर आप इसमें देख लीजिएगा कि समाजवाद किस और साम्यवाद में फर्क क्या है। तो समाजवाद तो होता है जो मिश्रित और पूंजीवादी व्यवस्था, और साम्यवाद का थोड़ा मिला जुला रूप है, जैसा भारत में समाजवाद है। और साम्यवाद जहाँ पर राज्य नियंत्रण पूरी तरह होता है, जिसमें समता पर फोकस किया जाता है, उसको साम्यवाद कहते हैं। जहाँ समाज पर फोकस किया जाता है वो समाजवाद कहते हैं। पूंजी पर फोकस किया जाता है उसको पूंजीवाद कहते हैं, समझ रहे हैं। तो स्वतंत्रता अगर आपको चाहिए तो पूंजीवाद में आइए, समानता आपको चाहिए तो आप साम्यवाद में जाइए, और दोनों चाहिए तो आप समाजवाद में आइए। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, समझ रहे हैं, जिसमें क्या है बताया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में समाजवाद की कहीं कोई परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता भारत को किसी व्याख्या से या किसी खास विशेष व्यवस्था से जोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसको ओपन रखना चाहते थे। मतलब और इसकी परिभाषा भी समय समय पर अलग अलग हुआ। जैसे मिसेस गांधी ने अपना समाजवाद को साम्यवाद से अलग बतलाया और कहा कि भारत में समाजवाद का तात्पर्य लोकतांत्रिक तर्ज पर सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अभी जो वर्तमान में समाजवाद की हम परिभाषा देते हैं, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें विकास का लाभ समाज के सबसे नीचे तक के लोग तक भी समान रूप से पहुंचे, उसी को हम समाजवाद के रूप में देते। समावेशी विकास, सतत विकास वगैरह समाजवाद के नवीन रूप है, जिसको आप देख सकते हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास एक केंद्र स्तर पर, और बिहार में न्याय के साथ विकास, ये दोनों समाजवाद के नए व्यक्ति हैं जिस पर अभी वर्तमान में दोनों सरकारें काम करती। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं संघवाद। संघवाद पर बड़ी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि भारत में संघवाद जिसको हम लोग
फेडरेशन कहते हैं, जरा देख लिया, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और ये सब में क्या फर्क होता है, ये पूछा जा सकता है कि परिसंघ और संघ में क्या फर्क हुआ। फिर यूनियन किसको कहते हैं, भारत क्या है, परिसंघ है, संघ है या यूनियन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 1, एक अनुच्छेद के तहत, प्रथम अनुच्छेद के भारत राज्यों का संघ है और उसका यूनियन अंग्रेजी कहा गया है। जैसा मैंने राज्य भारत के अभिन्न अंग है, इन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब जैसा कि आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे, नीति निर्माता थे, वे भारत को स्वतंत्र मतलब कहते हैं पूरा संघात्मक व्यवस्था देना चाहते थे। जैसा कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उसे भारत को परिसंघ कहा गया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंसा और जो रक्तपात हुआ, उन्होंने इस पर तब्दीली कर दी और इस संघात्मक व्यवस्था पर एकात्मक प्रवृत्तियों को समावित कर दिया। इसलिए आप देखते हैं भारत का जो संघवाद हुआ वह भारत सरकार अधिनियम और कनाडा के संविधान से प्रभावित है, जिसमें एकात्मकता का कुछ प्रावधान कर दिया गया है। तो इसलिए अर्ध संघात्मक है, पूरी तरह संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक है। जबकि जो संघात्मक व्यवस्था होता है उसमें शक्ति का विभाजन होता है और सत्ता प्रांत के पक्ष में होता है और प्रांतों को अलग होने का अधिकार भी होता है। लेकिन भारत में प्रांतों को अलग होने का अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं, वे राज्य के अभिन्न हिस्सा है वगैरह वगैरह। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये बड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर लोगों को कंफ्यूजन होता था, जो भी कंफ्यूजन खत्म हो गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, समझ रहे हैं। और जैसे पिछले दिनों भारत सरकार ने उसको राज्य का दर्जा से हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, राज्य बना दिया, तो 2 भागों में बांट दिया, तो अभी वही चर्चा में। क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसको देखें, फिर इससे जो भारत में संघात्मक विशेषता भी है, एकात्मक विशेषता भी आपसे कोई पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था क्या है, शक्ति का विभाजन, पृथक न्यायपालिका, ये सब लिखित संविधान वगैरह संघीय विशेषता है। और एकात्मक विशेषता क्या, एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका वगैरह बतला दोगे कि एकल विशेषता है, समझ रहे हैं। ये संघात्मक और एकात्मक दोनों है, आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार। और वर्तमान में तो ये सहकार, किसी ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा, तो आज ये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की तरफ जा रहा है। संघ सहयोगी तो है ही, सहकारी भी हो गया। जैसे नीति आयोग में आपने देखा कि केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि को जगह दिया गया है और उसमें रीजनल काउंसिल वगैरह का ही प्रावधान किया गया। तो जो पहले वाली व्यवस्था से कुछ तब्दीली तो निश्चित रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो आप इसमें यह सब चीज को देख लेना। फिर इसमें थोड़ा और ये फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप देख लेना प्रस्तावना के अलावा। क्योंकि भारतीय संविधान का जो कह सकते हो, भारतीय प्रशासन का संवैधानिक और दार्शनिक ढांचा, ये यूपीएससी के सिलेबस में है। और बीपीएससी के सिलेबस में तो भारतीय प्रशासन के परिस्थिति जन्य परिवेश कहता है, और यूपीएससी के सिलेबस में इसको संवैधानिक ढांचा और दार्शनिक ढांचा। तो संवैधानिक ढांचा जो लीगल एस्पेक्ट हुआ, और फिलोसफिकल ढांचा जो उद्देश्यात्मक एस्पेक्ट ये हुआ, जो समता, न्याय, समानता, ये सब जो है ना, न्याय, सहिष्णुता, ये तो उसका दार्शनिक ढांचा हो गया। और जो संप्रभु हुआ, लोकतांत्रिक हुआ, गणराज हुआ, ये सब इसका क्या हो गया, संवैधानिक ढांचा हो गया। तो ये जरा देखना होगा। आपसे पूछा संविधानवाद किसको कहते हैं, मतलब एक विचारधारा जो अपेक्षा करता है कि शासन संविधान के अनुसार चले, इसी को संविधानवाद कहते हैं। भारत का संविधानवाद देखते होंगे शक्ति के विभाजन पर आधारित है। भारत का समाजवाद महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। भारत का समाजवाद जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, न्यूनतम शासन पर आधारित है, हमारे समाजवादी मूल्यों पर आधारित है, मत निरपेक्षता पर आधारित है। ये सब के बारे में आपको पॉइंट आउट करना होगा, समझ रहे हैं। तो भारतीय संविधानवाद क्या है ये देख लेना होगा। फिर आपको बतलाना होगा कि भारतीय संविधान में जैसे मौलिक अधिकार पर क्वेश्चन के मौलिक अधिकार और राजनीति दे सकता, तो मैं अगर कोई डिफरेंस हो जाए तो फिर किसकी चलती है, किसकी प्रमुखता रहती है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में कितना है। हमारे जो अंतिम जो फंडामेंटल राइट्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का उससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो परमादेश क्या है,
तो निषेधाज्ञा क्या है, ये सब जरा आपको जरा देख लेना चाहिए। क्षमता का अधिकार, जैसे आप देखते हैं बड़ा आज के तारीख में स्वतंत्रता का अधिकार बड़ी डिबेट पर डिस्कशन का विषय रहा है। इस पर क्वेश्चन अभी पिछले दिनों आरक्षण पर मुद्दा गरमाया हुआ, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता हो सकता इंटरव्यू में पूछा जाए। समझ रहे, तो स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। सूचना का अधिकार वगैरह पर अधिकार मुद्दा विगत वर्षों में काफी प्रखर हुआ है, काफी महत्वपूर्ण हुआ है, और आज की तारीख में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो इस पर जरा, जैसे बिहार में नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, जन शिकायत निवारण का अधिकार वगैरह आपको बतलाना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आपको जरा ये सब देख लेना होगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया है, कहाँ से लिया गया है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेन रूप से फंडामेंटल राइट्स अगर कुछ दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को अधिकार के रूप में दिया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य को निर्देश के रूप में दिया है। बिना फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आगे खास आगे उसको दिशा नहीं मिलेगा, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बगैर फंडामेंटल राइट्स आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की व्यवस्था करनी है, फिर राज्य को ही सब व्यवस्था करनी है। इसलिए फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42वां संविधान संशोधन से जुड़ा, पहले 10 था, 11 हो गया। ये क्या है, इसका जोड़े पीछे के जाने पीछे कारण क्या है। जैसा कि जानते होंगे, किसी को अधिकार दे दो और उस पर कर्तव्य ना दो, तो फिर वो अधिकार का महत्व को नहीं समझता है। इसलिए अधिकार का महत्व समझे, इसलिए कुछ कर्तव्य का निर्वहन आवश्यक है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। तो इसको जरा आपको देख लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं। तो इस पर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए, ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह का। तो आप फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह देख लेना। फिर आप देख सकते हो कि समाजवाद के प्रावधान के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए। 330 में, 332 में, 335 में, 338 में, 341, 42, ये सब प्रावधान को भी थोड़ा चेक कर लोगे। तो इन सब से क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो है समाजवाद को भारत में किन किन तरीका से सुनिश्चित किया गया। तो प्रस्तावना उसके संबंधित में हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई जानेगा, और कुछ अलग से प्रावधान है, उसमें भी व्यवस्था को समाहित किया गया। समझ तो इसको जरा देख लिया। तो संवैधानिक प्रावधान वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है? तो केंद्र राज्य संबंध पर अलग से क्वेश्चन खूब बनता है कि जरा पूंछी आयोग के बारे में बतलाओ, तो सरकारी आयोग के बारे में बतलाओ। समझ रहे हैं, अभी केंद्र सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कौन सा अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, किस अनुसूची में रखा गया है। समझ रहे हैं, केंद्र में सूची में भी कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये सब पूछा जा सकता है। इसको जरा देख ले। जीएसटी से केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा है। समझ रहे, केंद्र शासित पर जो केंद्रीय सशस्त्र बल जो होते हैं, आर्म फोर्सेज, जिसमें सीआरपीएफ होता है ना, केंद्रीय पुलिस, उसका सैन्य पद पर क्या प्रभाव पड़ता है वगैरह, इसको आपको देख लेना चाहिए। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट आज का, वो जो केंद्रीय प्रशासन का जो देख लेते हैं, केंद्रीय शासन और प्रशासन। केंद्रीय शासन और प्रशासन देखते हो तो शासन में राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, फिर ग्रुप मंत्रिमंडलीय समिति आता है, फिर मंत्रियों का समूह या सशक्त मंत्रियों का समूह, जिसको जीओएम या जीओएम कहते हैं। इसको जरा देख लीजिएगा, आज के तरह में कुछ क्वेश्चन इससे बन सकता है कि एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किसको कहते हैं, इसकी क्या प्रयोजन है। फिर आप बतलाओगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या फर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाते हैं वो भी कंफ्यूज कर जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में, तो इसको देख लेना। फिर राज्य सचिव, ये जो होता है ना, संसदीय सचिव कौन होता था। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के सरकार में संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने पर प्रावधान पर हंगामा मचा हुआ था। समझ पे सुधर आपको देख लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत गणराज्य है, इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित है, और हमारे भारत चूंकि संसदीय लोकतंत्र, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का है। तो बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि निर्वाचित होने के बावजूद भी उसे प्रतिष्ठा दिया गया है
सम्मान दिया गया है और अधिकार किसको दिया गया, मंत्री परिषद को दिया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया। समझ रहे हैं? तो संसदीय लोकतंत्र में एक खूबी है कि डीजीओ इसका कार्यपालिका के दो प्रधान है, एक संवैधानिक प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। तो ये सब पर क्वेश्चन अक्सर बनता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर यूपीएससी में कई दफा में इसमें क्वेश्चन भी आया। इस पर एक कौन सा आर्टिकल दोनों को डील करता है, दोनों के बीच किस तरह का संबंध है, और राष्ट्रपति किस तरह का संविधान शपथ लेता है, प्रधानमंत्री किस तरह का शपथ लेता है, फिर आपका क्या प्रधानमंत्री निरंकुश हो सकता है, ये सब क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री पर क्या क्या नियंत्रण मैकेनिज्म अवेलेबल है, ये सब आपको बतलाना होगा। ठीक है। फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश हुआ, राष्ट्रपति का वीटो का पावर हुआ, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति हुआ, ये सब के बारे में भी आप देख लीजिए कि कब तक कितने राष्ट्रीय आपात लगे हैं, राष्ट्रपति शासन क्या है, वित्तीय आपात क्या है, वगैरह वगैरह। इस पर भी क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको जरा देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या क्या चीज का हेड होते हैं, तो मंत्रिमंडल के प्रधान हुए, मंत्रिपरिषद के प्रधान हुए, सरकार के प्रधान हुए, फिर लोक सेवा का राजनीतिक प्रधान हुए। समझ। तो ये सब के बारे में बतलाया ना हुआ। राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रधान हुए, योजना आयोग, नीति आयोग जो भी है उसके प्रधान है। ये सब राष्ट्रीय प्रशासन में प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठान जो है प्रथम और अद्वितीय। जैसा कि आप जानते हो, अम्बेडकर महोदय ने भी कहा था कि भारतीय संविधान के अधीन यदि किसी भी पद का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुलना किया जाता है तो प्रधानमंत्री का पद है, न कि राष्ट्रपति का। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है प्रधानमंत्री का पद। तो ठीक है, इस तरह देख लिया कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान ने बहुत प्रतिष्ठा दे रखी है, बहुत सम्मान दे रखा, बहुत सारा अधिकार भी दे रखा है, लेकिन वो अधिकार केवल संवैधानिक महत्व का है। व्यवहार में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। प्रधानमंत्री वास्तविक सत्ता संपन्न होते हैं, वही देश का नेतृत्व करते हैं। समझते? ये सब पर आपको जरा देख लेना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं वर्क होना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि 92 संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 93 संविधान संशोधन से जो लोकसभा का आकार का 15% मंत्रिपरिषद का आकार बनाई, उसको जरा देख लेना। दल बदल जो अधिनियम उसको भी जरा चेक कर लेना, उस पर अक्सर क्वेश्चन बनते रहता है। समझ रहे? तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिस पर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? समझ में आया आपको? फिर आप देख लो जो टॉपिक बनता है प्रशासन में। तो प्रशासन में क्या क्या टॉपिक बनता है? तो प्रशासन में टॉपिक बनता है केंद्रीय सचिवालय, तो प्रशासन में टॉपिक बनता है प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, फिर विभाग, मंत्रालय और सचिवालय, निदेशालय, ये सब को जरा आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहले तो केंद्रीय सचिवालय किसको कहते हैं? तो केंद्र स्तर पर जितने मंत्रालय विभाग है उस टोटलिटी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत केंद्रीय सचिवालय का गठन किया गया है, उसमें 2 अधिनियम है, भारत सरकार कार्य संचालन अधिनियम और भारत सरकार कार्य आवंटन अधिनियम 1961। तो कार्य आवंटन के तहत ढांचा बना हुआ है और कार्य संचालन के तहत उसके कार्य निष्पादन होते हैं। समझ रहे हैं? तो केंद्र प्रशासन में जितने मंत्रालय और विभाग जो दिल्ली में अवस्थित है, जो जैसा शास्त्री भवन, रेल भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सबको हम क्या कहते हैं? टोटल समस्ते को केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। ठीक है। फिर आप देखते हो कि भारतीय प्रशासन में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। तो मंत्रिपरिषद का जो तो व्यवहार में शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, तो मंत्रिमंडल का भी अपना एक कार्यालय, उसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहते हैं। फिर प्रधानमंत्री का निजी सहायता करने के लिए उनका एक कार्यालय, इसको प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का तो वर्चुअली संविधान में उल्लेख नहीं है, ये संवैधानेतर व्यवस्था है, लेकिन मंत्रिमंडलीय सचिवालय को संविधान रिकॉग्नाइज करती है, ताकि अनुच्छेद 352 में तो मंत्रिमंडल का उल्लेख भी किया गया बाकायदा। तो इस हिसाब से इसका मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रावधान बनता है। तो अब देखना होगा पहला प्रथम मंत्रिमंडलीय सचिवालय कब बना, सचिव कौन बने थे? NR पिल्लई भारत के प्रथम मंत्रिमंडलीय सचिव बने। फिर मंत्रिमंडलीय सचिव, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय का अगर ढांचा देख लेना, खासतौर प्रधानमंत्री कार्यालय का ढांचा कहीं फिक्स नहीं रहता है, वह प्रधानमंत्री के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है।
हर प्रधानमंत्री के काल में इसका स्वरूप बदल जाता है। दूसरे मंत्रालय और विभाग में काम करना और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने में फर्क होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने में 4P जुड़ जाता है, मतलब पावर हो गया, प्रेस्टीज हो गया, परक्साइड्स हुआ, पेट्रोनाइज हो गया। मतलब आप थोड़ा दूसरे मंत्रालय और विभाग की तुलना में यहाँ ज्यादा शक्ति महसूस करते हैं, ज्यादा संरक्षण महसूस करते हैं, ज्यादा कर सकते हैं सुविधा महसूस करते हैं, ज्यादा शक्ति महसूस करते हैं। ये तो 4P जो कहते हैं, पावर, पेट्रोनाइज, परक्साइड्स एंड क्या कह सकते हो, प्रेस्टीज, चारों चीज यहाँ पर आपका जुड़ जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका प्रधान सचिव वर्तमान में कौन है, भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव कौन है, ये सब भी क्वेश्चन बनता है। राजीव गाबा बड़ा चर्चा में रहते हैं और अच्छे अधिकारी हैं, समझ रहे हैं, तो इसके बारे में आप जरा देख लेना। फिर मंत्रिमंडलीय सचिवालय में डेस्क प्रणाली क्या है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय में टेन्योर सिस्टम क्या है, स्प्लिट सिस्टम क्या है, कितने मंत्रालय विभाग काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये आपको देख लेना पड़ेगा। कुछ खास मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय है, इसका कितना विभाग इसके अंदर में काम करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन कितना विभाग काम करता है, ये सब चीज भी आपको जानना चाहिए और इस सब से भी क्वेश्चन बनता है तो देख लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखते होगे जब आप किसी मंत्रालय में देखोगे तो 3 चीज मिलेंगे, एक मंत्री जी मिलेंगे, फिर सचिव मिलेंगे, फिर निदेशक मिलेंगे। तो मंत्री जो हो गया दिमाग हो गया या ब्रेन हो गया, या मंत्री इच्छा हो गया, सचिव उसका दिमाग हो गया और निदेशक जो होता है उसका कार्यकारी अंग हो गया, हाथ पांव हो गया। तो इस पर भी मतलब सचिव से जुड़ा हुआ कार्यालय सचिवालय कहलाया, निदेशक से जुड़ा हुआ कार्यालय निर्देशालय कहलाएगा। तो निर्देशालय को हम लोग कार्यकारी विभाग भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें आप देखते होंगे किसी को संलग्न कार्यालय कहते हैं, किसी को अधीनस्थ कार्यालय कहलाते हैं। जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं या कुछ खास इंस्टीट्यूशन, IIPA हुआ, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, ये सब संलग्न कार्यालय है जो कार्मिक मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। और अधीनस्थ कार्यालय कौन हुआ, जो क्षेत्र में जैसे इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हुआ, जो मेन काम करता है क्रियान्वयन का, उसको हम लोग अधीनस्थ कार्यालय कहते हैं। जहाँ क्रियान्वयन डायरेक्ट हो रहा है उसको कहेंगे अधीनस्थ कार्यालय, और जो खास तकनीकी कार्य संपन्न कर रहा हो, प्रशिक्षण दे रहा हो और कोई या आधारभूत समाज का निर्माण कर रहा हो, तो उसको हम लोग संलग्न कार्यालय कहते हैं। वो मंत्री को तकनीकी परामर्श भी देता है। और सचिवालय क्या हुआ, वो मंत्री जी के साथ रहेगा, उनको नीति निर्धारण करने में सहयोग देगा, संसदीय दायित्व के निर्वहन करने में सहयोग देगा वगैरह वगैरह। देखिए कोई भी सचिवालय, चाहे केंद्र सचिवालय हो, मंत्रिमंडलीय सचिवालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय, इसके भूमिका को आप 4 वर्गों में आराम से बांट कर लिख सकते हैं कि ये मंत्रणा है, ये प्रारंभकर्ता विभाग की भूमिका निभाते हैं, ये समन्वयकर्ता की भूमिका निभाते हैं, ये पर्यवेक्षणकर्ता की भूमिका निभाते हैं। क्या कहने का मतलब हुआ, पहले तो यहाँ से जुड़े उनको परामर्श देते हैं, दूसरा तालमेल बैठाते हैं, तीसरा कुछ नवाचार शुरुआत करते हैं, और चौथा क्या होता है, जो निर्णय ले लिया जाता है उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। तो 4 भूमिका तो इनका बनता है। और जब कार्य की बात होगी तो इनके कार्यों को आप 3 भागों में बांट कर देख सकते हो। एक नीतिगत कार्य होगा जिसको सामान्य कार्य कहेंगे, फिर दूसरा कार्मिक कार्य होगा कर्मचारी संबंध होगा, और तीसरा वित्तीय कार्य, बजट हुआ, वित्तीय अनुमति हुआ, व्यय की अनुमति हुआ वगैरह वगैरह, वित्तीय कार्य। तो 3 कार्य और 4 भूमिका, ये जनरल टाइप का है। कहीं पर भी आपसे पूछ दे प्रधानमंत्री कार्य के 4 भूमिका बतला दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का थिंक टैंक भी है, उसका एडिशनल भूमिका अवशिष्ट कार्यों को निर्वहन भी करता है। तो 4 भूमिका के अलावा 2 भूमिका और प्रधानमंत्री कार्यालय का हो गया कि यह थिंक टैंक का काम करता है और अवशिष्ट कार्यों का निपटारा करता है। समन्वय तो करता ही करता है, मंत्रणा देता ही देता है, नवाचार करता ही करता है, पर्यवेक्षण भी करता है। हमारे कभी कोई हो सकता है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय ये प्रधानमंत्री कार्यालय क्या हावी है, वो तो ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है और दोनों का अपना अपना जगह है और दोनों को साथ दल के रूप में काम करना चाहिए, टीम के रूप में काम करना चाहिए। और ऐसा होता भी आमतौर पर, कभी कभी कुछ डिस एरे हो जाता है, लेकिन अदरवाइज दोनों मिलकर ही काम करते। तो इसको आप उस तरह से भी देख सकते हो और उसको एग्जाम बोर्ड में बोल सकते हो अगर पूछा जाता है तो मैंने अभी आपको संलग्न कार्यालय के बतलाया, अधीनस्थ कार्यालय के बारे में बतलाया, निदेशालय के बारे में बतलाया, सचिवालय के बारे में बतलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में बतलाया,
फिर आपका प्रधानमंत्री कार्यालय कब आया है? 1947 में आया। 1961 में इसको विभाग का दर्जा मिल गया। मंत्रिमंडलीय सचिवालय कब आया? वो भी 1947 में आया और 1961 में इसको भी विभाग का दर्जा मिल गया। और केंद्रीय सचिवालय तो आप जानते ही हो कि केंद्र स्तर पर जितने मंत्रालय और विभाग जो ब्रिटिश काल में 17 विभाग थे, वही सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मंत्रालय बन गए और केंद्रीय सचिवालय में मंत्रालय विभागों की संख्या लगातार बढ़ते गई। और अभी देखोगे 50 से 70, 75 होंगे, मिला जुला कर देखो तो 50-60 मंत्रालय और अभिकरण होंगे और उसी में विभागों की संख्या जोड़ दे तो 60-70 हो जाता है। तो उसको चेक कर लेना थोड़ा, 2020 या 18-19 का आंकड़ा चेक कर सकते हो इस पर वर्कआउट करने के लिए। ठीक है ना? तो इस पर वर्कआउट कीजिए। मैं अगले क्लास में फिर आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अगले क्लास में आपके साथ राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, कानून व्यवस्था, वैसे टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो इतना जो मैंने होमवर्क दिया सो वर्कआउट कीजिए। हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू भी शुरू कर रखा है। अगर किसी स्टूडेंट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मॉक इंटरव्यू चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग किसी तरह से कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे भी मतलब बिना भय बिना हिचक बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य है, मेरा मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता छिपी हुई है। इसलिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे केवल और केवल एक ही मकसद है, आपका विजय। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल लगे रहें, पूरी भावना के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे समर्पण के साथ सोचे कि अगला 1 2 साल जो होने वाला उसमें आप कहाँ रहेंगे। यही तैयारी करते हुए या किसी उच्च प्रशासनिक पद पर बैठकर सेल्फी लेते हुए। तो ठीक है, एंजॉय करें और किसी तरह सहयोग हो तो कांटेक्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।